आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खामियाजा दुनिया को लगातार महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका सकारात्मक असर भारतीय गेहूं किसानों पर देखने को मिल रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बाद गेहूं एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में करीब 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर भी है और साफ है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट एमएसपी से ज्यादा भाव पे हो रही है। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट, उसके बाद इस पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच भारत ने दुनिया के बड़े गेहूं बाजार पर कब्जा जमा लिया है। भारत की गेहूं एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई में करीब 4 गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि साल 2022 और 23 में गेहूं निर्यात में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। खास बात यह कि गेहूं निर्यात करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। विदेश व्यापार नीति के मुताबिक गेहूं के एक्सपोर्ट पर सरकार से किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी इस छूट को गेहूं का निर्यात बढ़ाने का अवसर मान रहे हैं। साथ ही बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि देश में विदेशी मुद्रा आ सके और निर्यात का फायदा भारतीय किसानों को भी मिल सके। वर्तमान में गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। साथ ही इस साल गेहूं एक्सपोर्ट 100 लाख टन के आसपास होने की अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2020-2021 में 568 मिलियन डॉलर का गेहूं एक्सपोर्ट हुआ था। वहीं 2021-22 में 4 गुना बढ़कर 2119 मिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि उम्मीद से ज्यादा का उछाल था। साल 2020-2021 में जहां 21.55 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था, वहीं 2021-22 में ये आंकड़ा 21 मार्च तक का ही 70 लाख टन के पार हो गया था। साल 2019-2020 में महज करीब 2.17 टन गेहूं का ही एक्सपोर्ट किया गया था। इसके साथ ही सबसे ज्यादा भारतीय गेहूं खरीदने वाले देशों की बात करें तो इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यमन, नेपाल, कोरिया, कतर शामिल है। गेहूं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादन और सप्लाई में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए एपिडा ने एक टीम का गठन किया है। गेहूं निर्यात की सप्लाई चेन में मुद्दों के समाधान के लिए लगातार बातचीत जारी है और इन सभी के पीछे कहीं न कहीं सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर भी है। और ये साफ है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किसानों की आय में भी इजाफा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। देवेंद्र शर्मा जो कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और संजीव गुप्ता जो डायरेक्टर हैं BTS रोलर फ्लोर मिल के। आप दोनों का ET Now स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। 2016 में सरकार ने अनाउंस किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। वो तो शायद अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते खासकर जो गेहूं के किसान हैं उनको काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर हम ये माने तो ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में, यानी फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, करीब 3.5 से 4 मिलियन टन गेहूं का भारत एक्सपोर्ट कर नया ज्यादा एडिशनल एक्सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इससे किसानों की स्थिति थोड़ी सुधरी है, उनके पास ज्यादा पैसे आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों चीजों को एक तरह का मैप करना इज नॉट बीइंग फेयर। कारण ये है कि जो किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए, जो सरकार ने प्रॉमिस किया था, उसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी इवेंचुअलिटी आ जाए, जो क्राइसिस आ गई, वॉर की सिचुएशन आ गई है और उस समय दुनिया को अगर वीट की या खाद्यान्न की जरूरत है और उस समय हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो हम ये मान लें कि जो सरकार का तो जो टारगेट था डबल इनकम करने का, वो सरकार का नहीं मानेंगे हम। सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ी है इसके चलते। देखिए, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसानों की आमदनी जो बड़ी है इस समय, जो अभी हम आपको लग रहा है कि जो वीट के प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको एक मार्केट मिली है और ज्यादा प्राइस उनको दे रही है जो मार्केट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, वो हम देख रहे हैं कि पंजाब में 15-20 रुपए का प्रीमियम है, तो शायद मध्य प्रदेश में 300-400 रुपए के बीच में प्रीमियम है। सो बट दैट इज ए ह्यूज वेरिएशन। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें समझने की यह है कि बिकॉज देयर इज ए क्राइसिस ग्लोबली एंड इंडिया के ऊपर आज प्रेशर है टू प्रोवाइड फूड टू द वर्ल्ड, सो देयरफॉर फार्मर्स आर फाइंडिंग ए काइंड ऑफ ए ओपनिंग फॉर देम टू गेट ए हायर प्राइस। लेकिन अगर अगले 2 महीने में या अगले 4 महीने में वो ड्रॉप
तो इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन आपके साथ पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि भारत जो है वो वीट पे का एक हब बन सकता है, वीट एक्सपोर्ट का, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, बट टू एक्सपेक्ट कि भारत एक हब बन जाएगा, आई थिंक इज टू फार फेच्ड एन आइडिया। कारण उसका ये है कि ये जो क्राइसिस है, आफ्टर ऑल हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन रीजन जो है वो 30% दुनिया का जो वीट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तकरीबन 55 देश ऐसे हैं जो कि उन दोनों मुल्कों से जो वॉर टॉर्न है, उन दोनों मुल्कों से वो वीट का आयात करते हैं। और इंडिया जो है उस पूरी उसको हम देखें जो शॉर्टफॉल है या जो गैप है उसको एड्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक लिमिटेशन है। पिछले साल हमने 7.85 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया है। इस साल मेरा मानना है, सरकार का भी मानना है कि 12 मिलियन टन से लेकर 15 मिलियन टन के बीच में एक्सपोर्ट होना चाहिए। मैं होना चाहिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोमेस्टिक नीड्स को भी देखकर हमें ये डिसीजन लेना होगा कि एक कैप करनी पड़ेगी लिमिट की, हम इससे ज्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाए। कहीं ये ना हो कि अगले साल हम फिर कटोरा लेके खड़े हो जाएं, उन्हीं 55 देशों के साथ हम भी शामिल हो जाएं जो कि दुनिया में वीट को सोर्स करना चाहेंगे। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल, टेक ए स्टेप एट ए टाइम टू इंश्योर कि भाई हमारी डोमेस्टिक नीड्स के ऊपर कोई आघात ना हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम इस बार इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम संजीव गुप्ता जी आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस वीट के बढ़े हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये कितने दिन तक सस्टेन करेंगे? क्या ये क्राइसिस खत्म होने के बाद तुरंत खत्म हो जाएगा, या रूस और यूक्रेन को अपना एक्सपोर्ट को फिर लाइन पे लाने, या अगर रूस पे कुछ प्रतिबंध लगता है उसका फायदा इंडिया को कुछ और दिनों तक, आगे कुछ और महीनों तक मिल सकता है? देखिए, रशिया में जो क्रॉप हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं इस बार इज अराउंड 40 और 90 ऑड मिलियन टन, जहां पर उन्होंने लास्ट ईयर अबाउट 33 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था। वी आर एस्टिमेटिंग दैट दे एक्चुअली विल बी क्रॉसिंग दैट 33 मिलियन टन और उसको 40 मिलियन तक एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो सम शॉर्टफॉल जो इंटरनेशनली है यूक्रेन से वो कवर अप हो जाएगा। हाउएवर जो सिचुएशन यूक्रेन में है वो उल्टी है। जो यूक्रेन 16-17 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है, we don't estimate them to export more than 7, 8, 9 million tons. So there will be a shortfall, थोड़ी बहुत shortfall आएगी, and वो shortfall इंडिया से ही कवर हो पाएगी। जो देवेंद्र जी बोल रहे थे कि अराउंड 12 to 15 मिलियन टन, सबका वही मानना है कि इंडिया 12 से 15 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा मेजर कारण ये भी है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का इस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है। द नंबर ऑफ रेक्स विच हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम, जो मूव करेंगे यूपी से या पंजाब से या एमपी से, उतनी हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है पोर्ट्स में कि हम 1.5 से 2 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए महीने की। सो आई थिंक ये टेम्पररी फेज है। वी स्लो डाउन थोड़ा आएगा क्योंकि यूक्रेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज मार्केट में उतरेगी जुलाई अगस्त में एक्सपोर्ट्स में, तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ सकता है फिलहाल। लेकिन इंटरनेशनली जो हम कॉम्पिटिटिव इसलिए भी हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर आज के दिन अराउंड $400 के करीब है, 400 ऑनवर्ड्स ही है, वेयर इंडियन वीट आज के दिन $350 में ऑफर की जा रही है। तो वहां पर भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज है। ये कहां तक सस्टेन करेगा इज सिचुएशन विच वील हैव टू सी। अगर वॉर रुकता है तो शायद ये एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो जाएगा, डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। दूसरा जो इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, एक्रेज जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कम है और पिछले कई सालों से इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है। रादर प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि हम गवर्नमेंट ज़्यादा इंसेंटिव मस्टर्ड को या कैश क्रॉप्स को दे रही हैं, शुगर केन को एक्सेट्रा को। तो यहाँ पे इसे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना होगा मिस्टर गुप्ता? देखिए, पर हेक्टर इंडिया का जो एकरेज है, एक तो वो बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज वी आर एट द पीक। सेकेंडली हम लोग मौसम के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे इस साल ही हमारी पर हेक्टर एकरेज ड्रॉप हो जाएगी। हम लोग जो 14 क्विंटल 15 क्विंटल एक बीघा में कर रहे थे, आज के दिन हम लोग 10 से 11 बीघा क्विंटल से ज्यादा नहीं आएगा बीघा वाइज, बिकॉज इस साल गर्मी जल्दी आ गई थी। तो जो क्रॉप का जो फूलने का टाइम था, जिसमें न्यूट्रिएंट्स और स्टार्च जब बढ़ता है, उस टाइम में हमारे गर्मी की वजह से श्रिवल्ड ग्रेन्स बहुत बढ़ गए थे। तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इस बहुत मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि एक तरफ से हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें ऑयल सीड की भी बहुत बड़ी कमी है। हम अपना ऑयल सीड्स बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऑयल सीड्स की जो बिजाई है उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा और एकरेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
तो ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट यूं एक किस्म का आप बोलिए सेफ क्रॉप माना जाता है। ऐसा नहीं है कि टोटल लॉस मिलता है फार्मर्स को। तो हम ये समझ के चलें कि 110, 120 मिलियन, 125 मिलियन टन के करीब हम सालाना प्रोडक्शन कर पाएंगे। रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत दुनिया का व्हीट बॉल बनना चाहता है, लेकिन गेहूं के एक्सपोर्ट की इस कहानी में सिर्फ आपदा में अवसर की पेंच नहीं है। चिंता यह है कि अन्य देशों के लिए गेहूं की सप्लाई और एक्सपोर्ट करने की इस तैयारी में कहीं भारत अपने लिए आपदा खड़ी ना कर ले। एक और एक्सपोर्ट में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है, तो ही घरेलू उत्पादन स्टैग्नेंट बनी हुई या कम हो रही है। इस सब को समझने के लिए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से अन्य देशों में भी गेहूं की डिमांड में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। दरअसल रूस दुनिया में गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यूक्रेन छठा सबसे बड़ा। इन देशों में बीच युद्ध यानी दुनिया के लिए गेहूं का संकट, और इसमें ही मार्केट बढ़ाने का अवसर खोज रहा है भारत। सरकारी सूत्र बताते हैं कि गेहूं के बढ़ते एक्सपोर्ट से भारत में इसके भाव बढ़ने की आशंकाएं हैं और साथ ही इस बात की भी आशंका है कि अगले 3 से 4 साल में भारत में गेहूं की कमी हो सकती है। और अब वाणिज्य मंत्रालय गेहूं एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने की बात कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि सरकार को भी आने वाले इस संकट को लेकर चेताया गया है। गेहूं भारत की मुख्य फसलों में से एक है। देश की बड़ी आबादी के नाश्ते से लेकर पैकेज्ड फूड तक सबके लिए अहम अनाज। अगर गेहूं की कमी हुई तो वो खाद्य संकट से कम नहीं होगी। पहले ही ग्लोबल माहौल की वजह से गेहूं के बढ़ते दाम भारतीयों के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार अन्य देशों की जरूरत पूरा करने के लिए तैयार है? अगर भारत में उत्पादन और सरकारी प्रोक्योरमेंट घटता है तो घरेलू बाजार में ही गेहूं और आटे की कमी हो सकती है। कमी हुई तो दाम भी बढ़ेंगे और ऐसे में सरकार की खाद्य सुरक्षा की स्कीम को धक्का लगेगा। लेकिन भारत जब गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है तो एक्सपोर्ट करने में इतनी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 66 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में यानी अप्रैल से अक्टूबर में ही साल दर साल गेहूं के एक्सपोर्ट में 5 गुना से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वैल्यू के आधार पर इस दौरान एक्सपोर्ट बढ़कर $872 मिलियन हुआ, जो इससे पहले के साल में सिर्फ $135 मिलियन था। देश से पिछले 4 से 5 सालों में ही गेहूं का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है और अब कई देशों में और एंट्री की योजना है। साल 2018-19 में जहां केवल 5 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट होता था, वहीं इस वित्त वर्ष में ये बढ़कर 120 लाख टन रहने का अनुमान है। गेहूं इंपोर्ट करने वाले देशों को भारत एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रेड डेलीगेशन के जरिए चर्चा में है। इसमें हाल ही में इजिप्ट के साथ करार किया गया है, जहां लगभग 10 लाख टन एक्सपोर्ट की योजना है। साल 2020-21 में भारत ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया के मार्केट में भी एंट्री ली थी। भारत के गेहूं एक्सपोर्ट के 10 बड़े मार्केट्स में बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कतर, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। अगर हम भारत में गेहूं उत्पादन की बात करें तो वो अनुमान से कम सिर्फ 109 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और सरकारी आवक घट रही है। अनुमान है कि 24 अप्रैल तक चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत में गेहूं का प्रोक्योरमेंट लगभग 13.5 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 35% कम है। आंकड़ों के मुताबिक मंडियों में भी इस बार गेहूं की आवक पिछले साल के मुकाबले 20% कम है। 17 अप्रैल तक सरकार ने पंजाब में 32 लाख टन, हरियाणा में करीब 28 लाख टन, मध्य प्रदेश में करीब 9 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 30,000 टन गेहूं की खरीदारी की। गेहूं खरीद सरकार के लक्ष्य का 85% तक रहने का अनुमान है। मौजूदा स्टॉक पर नजर डालें तो 1 अप्रैल तक सरकार के पास गेहूं का बकाया स्टॉक करीब 2 करोड़ टन था, यानी पिछले साल से करीब 30% कम स्टॉक। दूसरी ओर काफी किसान गेहूं से सरसों की ओर भी शिफ्ट हुए हैं। तिलहन की डिमांड और बेहतर भाव के बीच किसानों ने कई खेतों में गेहूं की बजाय सरसों की बुआई की है। इससे भी उत्पादन घटने का अनुमान है। हालांकि स्टॉक अब भी सरकार के करीब 75 लाख टन बफर लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा है, पर अगर एक्सपोर्ट का ये ट्रेंड इसी तरह तूल पकड़ता है और उत्पादन घटता है तो संकट दूर नहीं है। ET नाउ स्वदेश।
देवेंद्र शर्मा जी, आपके पास हम आना चाहेंगे कि आमदनी तो बढ़ी है एक्सपोर्ट के चलते, लेकिन साथ साथ खर्चा भी काफी बढ़ा है किसानों का। इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, लेबर कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, पावर टैरिफ्स बढ़ गए हैं, कोयला वगैरह महंगे हो गए हैं, तो इसका भी असर किसानों पे पड़ रहा है। तो आप इसको कैसे जज करेंगे? यहाँ पे किसानों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इसका कितना बड़ा योगदान है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो पेट्रोल के फ्यूल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं जिस गति से, उसका इम्पैक्ट जो है अलग अलग चीजों पे पड़ने के बावजूद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गई है। और मेरा ये मानना है कि जब मारुति कार जो है अगर एक साल में अपने प्राइसेस 3 बार रिवाइज कर सकती है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, तो क्यों एग्रीकल्चर में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि हमने सितंबर 8 को अनाउंस किया था पिछले साल, और वो अभी तक उसमें बहुत सा बढ़ोतरी उसमें हो गई है किसान। और बढ़ोतरी का मतलब ये है कि उसका डायनामिक इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे लेबर की जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ गई है, सिर्फ मतलब फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़े हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से और भी चीजें सब मिलाकर अगर देखें तो प्राइसेस बहुत बड़े हैं। कम से कम डबलिंग उसकी तो हो जाएगी कम इनकम की अगर नहीं हुई है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू ये है कि क्यों हम जो डायनामिक प्राइसिंग है वो एग्रीकल्चर में लेकर नहीं आते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंप्रूव करने की या उसको बढ़ाने की क्यों जरूरत नहीं है इस समय, ये देश को समझना होगा। क्योंकि अगर किसान आज अपना जो गेहूं है वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल पे बेच रहा है, जबकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, तो उसका प्रॉफिट जो है मार्जिन अगर है तो बहुत कम हो गया है। मुझे लगता है कि वो डायनामिक प्राइसिंग एग्रीकल्चर पे भी आनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आज हम डिजिटल इकोनॉमी में है एंड वी शुड बी एबल टू फ्रेम दैट कि भाई उसमें कितना बढ़ोतरी हमें करनी है हर एक कंपोनेंट के मिलाकर, एंड वी शुड बी एबल टू फिक्स ए इंप्रूव्ड प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। क्यों नहीं हो सकता ये? तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी मस्ट। बिल्कुल, सरकार का भी ये मानना है कि किसान को जितनी इनपुट कॉस्ट हो रही है उससे 50% एटलीस्ट प्रॉफिट हो, लेकिन दूसरी तरफ इशू ये है कि सरकार को उस किसानों के प्रॉफिट और अपने फूड सिक्योरिटी उसको भी मेंटेन करके एक बैलेंस करके चलना है। तो ये आपको कैसे लगता है कि इसे कैसे बैलेंस करें? क्योंकि अगर आप देखें तो जो फ्री अनाज जो है वो सरकार 2 और 3 रुपए के रेट पे दे रही है लोगों को। देखिए, मेरा मानना है कि दिस इज नॉट ए फेयर कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं अक्सर, कि भाई आफ्टर ऑल किसान को जब देने की बात आती है तो हम लोग सब कहते हैं कि भाई इसमें हमें मार्केट का भी देखना है, इसमें हमने गरीबों को भी देखना है, ये सब बातें हम सुनते हैं, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी देखना है, ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज, और कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री मुझे देश में बता दीजिए जिसको ये सब देखना होता है और किसान की इनकम उससे रेगुलेट होती हो। क्यों है कि किसान के ऊपर ही हम चाहते हैं कि उसको हम पूरा जिसको कहते हैं ना उसमें कंट्रोल में रखें और बाकी सेक्टर्स को हम अलाउ करते हैं आप फ्री मार्केट्स में ऑपरेट करिए। मैंने आपसे अभी कहा कि जब मारुति कार के 3 बार प्राइसेस बढ़ जाते हैं एक साल के अंदर तो कहीं ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन आप आज गेहूं का प्राइस बढ़ा के देख लीजिए, हंगामा हो जाएगा इस देश में। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक व्यू पॉइंट है कि जो अनाज पैदा करने वाले लोग हैं वो 40 से 50 करोड़ किसान हैं, लेकिन उसी अनाज को यूज करने वाले लोग हैं वो करीब 150 करोड़ है या 140 करोड़ लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ही एक मुश्किल बैलेंस बनाना होगा कि हमें सरकार को फूड सिक्योरिटी भी देना है और किसानों को एक मार्जिन भी देना है ताकि उनका प्रोडक्शन भी होता रहे। तो क्या ये कैसे सब, क्या किसानों को सब्सिडाइज करके दिया जाए या एमएसपी बढ़ा के प्रोक्योरमेंट ज्यादा करें? क्योंकि आप देखिए तो प्रोक्योरमेंट में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नहीं, प्रोक्योरमेंट इसी साल कम हो रहा है, नहीं तो हर साल लगातार प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है। और जो आप जो बोल रहे हो कि फूड सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे 800 मिलियन लोगों को फ्री में अनाज बांट रही है, तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट की सब्सिडाइज प्रोग्राम स्कीम में आ जाता है। तो जो एक फेयर कंपैरिजन नहीं है जो हम बता रहे हैं, फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलना ही चाहिए और उसको आमदनी आनी ही चाहिए, क्योंकि एक रूरल इकोनॉमी में अगर पैसा आएगा तो वो इकोनॉमी पूरी सर्कल में पैसा आता है, क्योंकि वहां पर शेयरिंग बहुत कम होती है। वो लोग जो है जब उनके पास पैसा आता है वो पूरा का पूरा खर्च किया जाता है, तो उसी से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो फेयर प्राइस पे अराइव करना और उसको सही तरीके से उसको रिन्यूमरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सब्सिडाइज करके अपने को फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में ऑलरेडी आपको सब्सिडाइज करके गेहूं दे रही है, और जो बाकी की जो पॉपुलेशन है वो तो आप रोज कार खरीद रही है या घर खरीद रही है, तो उसके लिए अगर अनाज 1 रुपए या 2 रुपए बढ़ भी जाएगा तो इट शुड नॉट मैटर टू हिम, उसके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स इज वेरी वेरी एसेंशियल, बट अराइविंग एट दैट फेयर प्राइस ऑल्सो इज वेरी एसेंशियल। जैसे देवेंद्र जी ने कहा, इस साल
फर्टिलाइजर बढ़ा हुआ है, लेबर बढ़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी हुई है। तो इस केस में वी कुड हैव रीलुक्ड एट इंक्रीजिंग द एमएसपी, बट द गुड थिंग इज कि इस साल में ऑलरेडी द मार्केट थोड़े से एमएसपी से ज्यादा है, तो फार्मर्स को एक फेयर प्राइस शायद इस साल मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस यूनिक वॉर सिचुएशन। बिल्कुल, आपने सही कहा। सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाया भी है। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट डिसीजन लिया जिसमें जो बजट अनाउंसमेंट 42,000 करोड़ था उसे बढ़ा के 61,000 करोड़ किया गया है सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी को। लेकिन ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पावर कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा ये पड़ रहा है। अब हम अपने चर्चा के दूसरे भाग में आना चाहेंगे और जैसा कि देवेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, आपके पास आना चाहेंगे पहले कि एक्सपोर्ट जो है ये सरकार में भी ये बातें उठने लगी हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फूड मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है, उनसे व्यू पॉइंट मांगा है कि जो एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले 5 सालों में 5 मिलियन टन से इस बार अनुमान है कि 120 या 150 मिलियन टन तक हो जाए। ऐसे में अभी तो फिलहाल तो हमारे पास बफर स्टॉक है जो कि करीब 2-2.5 साल तक हमें कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन उनका मानना है कॉमर्स मिनिस्ट्री का कि अगर ऐसा ही एक्सपोर्ट बढ़ता रहा तो आने वाले 3-4 सालों में भारत के लिए फूड सिक्योरिटी का कष्ट हो जाएगा और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। क्या आप इससे वाकिफ रखते हैं? देखिए, हम ये ना भूलें कि 2007-2008 में ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ था और उस ग्लोबल फूड क्राइसिस में 37 कंट्रीज में फूड राइट्स हुए थे और उस समय कहीं पर शॉर्टफॉल नहीं थी फूड की। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और सिवाय ये कि जैसा कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमारे जो स्पेशल रैपोर्टियर थे फूड के, हमारे मतलब ग्लोबली, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि 75% जो प्रॉब्लम है फूड क्राइसिस जिसके करके उत्पन्न हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। और आज देखिए, आज भी अगर क्राइसिस दुनिया में है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। आप यूएन की, अगर एफएओ की आप फूड इंडेक्स उठा लीजिए तो आपको पता चलता है कि वॉर से पहले यानी फरवरी में दुनिया के जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, दे वर ऑलरेडी एट द पीक। 15 साल के टॉप पे वो ऑलरेडी आ गए थे। तो क्राइसिस तो हमारे सामने आ ही रहा था एंड वी ओनली वर नॉट लुकिंग एट इट और नॉट विलिंग टू सी कि भी ये क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है। मेरा मानना है कि वी वर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर फूड क्राइसिस जो दुनिया ने फेस किया था इन 2007-2008। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सरकार जो है इस बात पे सोचे कि वो जो क्राइसिस हुआ था वो इसलिए हुआ था और उस समय इंडिया बच गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें इंडिया बच गया था, हमारे यहाँ फूड राइट्स नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने मार्केट्स के हवाले एग्रीकल्चर को नहीं किया था। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। और आज भी सिचुएशन ये है कि अगर ये तीनों लॉ जो लाए जाने की कोशिश हो रही थी, अगर ये लॉ इंप्लीमेंट होते या पहले जो हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि आप मार्केट के हवाले चलिए, वो तो नहीं आया, वो तो एक चैप्टर था जो खत्म हो गया। हाँ, वो एक चैप्टर खत्म हो गया था, उसके बारे में अब डिस्कशन पे। हाँ, नहीं, उसको समझने की जरूरत है। बोलिए कि अगर वो उससे पहले जो हमारे इकोनॉमिस्ट बोलते आ रहे थे कि इसको मार्केट के साथ जोड़िए, मार्केट के साथ जोड़िए, और इतने सालों से, तो आज हम भी वही कटोरा लेके बाहर खड़े होते। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, हमारे को समझना चाहिए कि इस समय दुनिया में जब सब बॉर्डर्स क्लोज हो गए हैं, एडिबल ऑयल्स के हों या वीट के हो या और कमोडिटीज के हो, वी मस्ट एंश्योर दैट दिस कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन सर बिल्कुल वो आप सही कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हमारे साथ वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि अभी गुप्ता साहब ने भी बताया कि हम एक्रेज अपना नहीं बढ़ा पा रहे हैं। गुप्ता साहब, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, अगर हमारा फूड एक्रेज नहीं बढ़ा और हमारा एक्सपोर्ट इसी तरह बढ़ता रहा तो हम कैसे बैलेंस बनाएंगे? क्या हमको नए एरियाज ढूंढने होंगे जहां अपना क्रॉप को, ज्यादा क्रॉप का एरिया बढ़ाएं, या उसके लिए क्या करना होगा? आपका क्या मानना है? सर, पहले तो मेरे को लगता नहीं कि इंडिया कभी कटोरा लेके अभी बाहर खड़ा हो जाएगा, बिकॉज वी आर सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज स्टेपल फूड क्रॉप्स आर कंसर्न, व्हिच इज व्हीट, राइस। वी आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आज हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट हमको आगे लग रहा है कि शॉर्टफॉल हो सकती है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, गवर्नमेंट समझती है इस सिचुएशन को और शायद कभी ना कभी इस चीज पे कुछ ना कुछ कैप ला सकती है कि हम 12 मिलियन टन है या 15 मिलियन टन है या 16 मिलियन टन है, उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वीट की, वो 90 to 95 मिलियन टन के करीब है। एंड अगर आप हिस्ट्री निकाले तो हम 100 मिलियन टन हम आराम से हम उगा पा रहे हैं। सो जो बफर है 5 मिलियन टन का, वो हम
अब उसको इस्तेमाल करके हर साल में 5 से 10 मिलियन टन या 15 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टफॉल होगी। वो शॉर्टफॉल कैसे पूरी की जाएगी, दैट विल डिपेंड ऑन द वीट वर्ल्ड ट्रेड, अगर हमारे को एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिलहाल आप एक बात और समझिए कि ये एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें क्यों मिली है इस साल, बिकॉज ऑफ द वॉर लाइक सिचुएशन इन यूक्रेन एंड रशिया। अदरवाइज ये एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट, हम लोग का जो एमएसपी है या जो भी एक डोमेस्टिक रेट है, हम लोग आज तक कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके। तो जनरली जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश ओरिएंटेड होता है, और बांग्लादेश बिकॉज नेबरिंग कंट्री है तो वी आर एबल टू एक्सपोर्ट टू देम कॉम्पिटिटिवली बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट, हमारे जो फ्रेट के कॉस्ट है। तो ये जो कटोरा लेके खड़े होने वाली बात है, मेरे को नहीं लगता वो सिचुएशन आनी बिल्कुल चाहिए। ये बिल्कुल चलिए यहाँ पर चर्चा को समेटने का वक्त हो चुका है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए नमस्कार।